हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में गति और उसके नियम है ना, अर्थात उसके सिद्धांतों पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और विभिन्न तथ्यों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके थे बच्चों पिछले क्लास में कि जड़त्व और गति है ना, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम तथा प्रथम गति नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, संवेग को पढ़ा था, है ना, आवेग संवेग प्रमेय पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था और विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। चलिए आज हम लोग उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग उसी क्लास को बढ़ाएंगे और इस क्लास का आनंद उठाने के लिए आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को रखें, ताकि मैं जो भी तरह की बातों को यहाँ पर लिखूंगा उसे आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का टॉपिक शुरू होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में ही लिख देना चाहता हूं बच्चों। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए किसी पिंड का संवेग या किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग तब तक अचर रहता है। अचर का मतलब हो गया कि परिवर्तित नहीं होता है। किसी वस्तु का संवेग तब तक अचर रहता है ना, तब तक अचर रहता है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो इजी है बच्चों, बहुत आसान है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि किसी वस्तु का संवेग तब तक अचर रहता है कि जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यही हुआ बच्चों कि किसी पिंड का संवेग या किसी वस्तु का संवेग तब तक नहीं बदलता है कि नहीं, जब तक कि उस पर कोई हम लोग बाहरी बल कार्य नहीं करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका संवेग बदलता है। संवेग कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि द्रव्यमान गुना वेग। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो बल लगाने पर तो परिवर्तित नहीं होता है, तो परिवर्तन क्या होता है कि नहीं, उसके वेग में परिवर्तन होता है। अर्थात हम किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसका वेग बदलता है, किसी समय में उसका वेग बदलता है बच्चों, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि वेग परिवर्तन करने के लिए बल आवश्यक होता है। संवेग में परिवर्तन करने के लिए बल आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग साबित करना है बच्चों कि संवेग संरक्षण क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, है ना, जानते हैं। और तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहली बात कि देखिए माना एम द्रव्यमान है कि नहीं, माना एम द्रव्यमान के किसी वस्तु पर, है ना, माना एम द्रव्यमान के किसी वस्तु पर एफ बल dt समय के लिए, है कि नहीं, एफ बल dt समय के लिए आरोपित करने पर उसका वेग, है ना, उसका वेग प्रारंभिक वेग से बदलकर, अब प्रारंभिक वेग मतलब वो किसी भी अवस्था में हो। यदि प्रारंभिक अवस्था में वो विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और वेग बदल करके कुछ भी हो जाएगा। हम जैसे कि यहाँ पर मानते हैं कि उसका वेग बदल करके dv हो जाता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, है ना, dt समय के लिए आरोपित करने पर उसका वेग प्रारंभिक वेग से बदल कर, है ना, प्रारंभिक वेग से बदल कर dv हो जाता है ना, dv हो जाता है। तो dt समय में पिंड का संवेग कितना परिवर्तन हुआ, तो लिखेंगे dt समय में, है ना, dt समय में वस्तु का संवेग परिवर्तन,
dt समय में वस्तु का संवेग परिवर्तन कितना होगा? संवेग परिवर्तन क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा mdv, है कि नहीं? तो पिंड पर कितना बल काम किया, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग देखेंगे। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से न्यूटन के द्वितीय गति नियम से वस्तु पर आरोपित बल कितना होगा? आप लोग जानते हैं बच्चों, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम अच्छी तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा mdv बाय ये होगा dt, इतना ही होता है। हम लोग ये बात को अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ mdv जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देख पा रहे होंगे, ये द्रव्यमान है और ये वेग है। इसका मतलब हो गया कि वस्तु का संवेग क्या होगा, mdv इज इक्वल टू ये dp है, मतलब वस्तु का संवेग है, वस्तु का संवेग जो कि dt समय में बदल रहा है कि नहीं? तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू हो जाएगा dp बाय dt, है कि नहीं? अब कंडीशन मेरा यहाँ पर लगेगा बच्चों, क्या कंडीशन हमको लगाना है कि वस्तु का संवेग परिवर्तन अचर है, मतलब संवेग परिवर्तन कांस्टेंट है, नियत है, संवेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि बल जीरो होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि वस्तु पर आरोपित बल ही यदि शून्य हो जाए। चलिए हम लोग लिखते हैं कि वस्तु पर आरोपित बल शून्य है कि नहीं? वस्तु पर आरोपित बल है ना, वस्तु पर आरोपित बल क्या है, F इज इक्वल टू जीरो है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम जीरो रख देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं d बाई डी टी, और यहाँ पर हो गया मेरा p। तो आप ये चीज़ जानते हैं, डिफ्रेंसिएशन से एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि किसी भी अचर राशि, किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो जीरो होता है कि नहीं? जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लेते हैं कि c एक ऐसा राशि है, कांस्टेंट राशि है कि नहीं, और इसका हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, मतलब d बाई डी एक्स c का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है, और c यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम p का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं t के सापेक्ष, नहीं? तो कहने का मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो। कहने का मतलब यहाँ p तब क्या होगा, अचर होगा। कहने का मतलब यहाँ हो गया कि अवकल है कि नहीं, अवकलन के शर्त से है कि नहीं, शर्त से किसी नियत राशि का है कि नहीं, किसी नियत राशि का है ना, अवकलन के शर्त से किसी नियत राशि का अवकलन शून्य होता है, अवकलन डिफरेंशिएशन शून्य होता है बच्चों। तो आप यहाँ पर आंख बंद करके ये बात कह सकते हैं कि P यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तब ना इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि P अचर हो गया, अचर हो गया। यही चीज़ हमको साबित करना था। ये मेरा क्या हो गया है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि मैंने वस्तु पर आरोपित किया बल जीरो, मतलब कोई बल आरोपित नहीं किया। उस स्थिति में हमें जो बता रहा है कि संवेग अचर रहेगा, संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि जब तक किसी पिंड पर बल आरोपित न किया जाए तब तक उस पिंड का संवेग अचर रहता है। इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप F बल लगाते हैं वस्तु पर तो ही उसमें संवेग में परिवर्तन होगा, अर्थात है कि नहीं, बल के अधीन वस्तु का संवेग परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बल ही जीरो हो जाए तो वेग भी परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में वस्तु एक समान वेग से गति करता है और उस वेग में त्वरण नहीं होता है, और उस वेग में संवेग तो होता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, संवेग का परिवर्तन शून्य होता है। तो इस बात को आपको जाननी होगी बच्चों। तो चलिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को तो हम लोगों ने जाना, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं बच्चों कि एप्लीकेशन इसका क्या होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या होगा। तो चलिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का अनुप्रयोग है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का अनुप्रयोग, सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या होगा।
है ना। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको भी हम लोग कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पर होगा बच्चों, है कि नहीं, वो क्या होगा कि दो गतिशील पत्थर जब आपस में, वस्तु जब आपस में टकराता है तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। किस प्रकार संरक्षित रहता है, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो शायद इसके लिए मुझे 2 पेज की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे बच्चों। मैंने क्या कहा, पहले देखिए, प्रारंभिक अवस्था में मान लेते हैं कि एक यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर एक दूसरा वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान मैंने m1 मान लिया और इस वस्तु का द्रव्यमान मैंने m2 मान लिया, और ये वस्तु जो है प्रारंभिक वेग u1 से गतिशील है और ये वस्तु प्रारंभिक वेग u2 से गतिशील है, एक ही दिशा में, है ना। मैंने क्या लिखा है कि नहीं, कि देखिए दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है और दोनों वस्तु क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है। यहाँ पर u1 जो है वेग बड़ा है u2 से, मतलब ये m1 द्रव्यमान का जो वस्तु है वो तेजी से गति कर रहा है बनिस्पत u2, है ना, वेग की तुलना में। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, गति करते करते ये दोनों वस्तु आपस में टकराएगा, है कि नहीं। दोनों वस्तु आपस में देखते हैं टकराता है, तो ये देखिए टक्कर हुआ दोनों वस्तु के बीच में, इस प्रकार टक्कर होता है कि नहीं। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो दोनों वस्तु के बीच में टक्कर होता है। तो टक्कर जिस समय होता है उस समय तो उस वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, लेकिन जब जैसे ही वो प्रतिक्रिया बल एक दूसरे पर जो काम करता है, जिससे वो अलग होता है कि नहीं, उसके बाद वो अपने विभिन्न वेगों से गति करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब हो गया कि टक्कर के बाद वो एक ही दिशा में गतिशील हो जाता है। इस प्रकार दो वस्तु हमने लिया है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो टक्कर के बाद इसका वेग v1 हो जाता है और इसका वेग v2 हो जाता है। तो आप लोगों ने फोटो को अच्छी तरह से देख लिया है कि नहीं। यहाँ पे टक्कर से पहले के बारे में बात कर रहे हैं, ये टक्कर के समय के बारे में बात है, ये टक्कर के बाद के बारे में बात हो रहा है। तो टक्कर के पहले वस्तु का वेग u1 है और ये u2 है। टक्कर के समय में इसका वेग कुछ समय के लिए शून्य हो जाता है, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तभी उस पर क्रमशः v1 और v2 वेग उत्पन्न होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे पेज में हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या कहा बच्चों, तो एक बार फिर से हम फोटो को बना देते हैं। यहाँ पे छोटा सा फोटो ही बनाएंगे। ये मेरा क्या हो गया, देखिए देख पा रहे हैं कि दो द्रव्यमान है कि नहीं। इसका वेग द्रव्यमान m1 है ना, और इसका m2 है। ये u1 वेग से गति कर रहा है और ये u2 वेग से गति कर रहा है। टक्कर के समय में दोनों एक दूसरे के साथ जो है कुछ समय के लिए संपर्क में आते हैं। ये m1 है और ये m2 है। तो टक्कर के बाद जो होता है दोनों का वेग अलग अलग हो जाता है कि नहीं। ये क्या हो गया, m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 हो गया, और ये v1 वेग से गति कर रहा है और ये v2 वेग से गति कर रहा है, इस प्रकार। तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए माना m1 तथा m2 द्रव्यमान का, है ना, द्रव्यमान का दो वस्तु क्रमशः, है ना, दो वस्तु क्रमशः u1 तथा u2 वेग से एक ही दिशा में, है कि नहीं, u1 तथा u2 वेग से एक ही दिशा में गतिशील है कि नहीं, एक ही दिशा में गतिशील है। अब क्या, गति के दौरान दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। गति के दौरान दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और अंतिम वेग v1 तथा v2 प्राप्त कर एक ही दिशा में गतिशील हो जाते हैं, है ना, एक ही दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब कहेंगे कि टक्कर से पहले, है ना, दोनों वस्तु का
कुल संवेग कितना था। देखिए बात समझिएगा कि टक्कर से पहले, है ना, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का, है ना, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का कुल संवेग, कुल संवेग। तो पहला वस्तु का संवेग कितना होगा, m1 u1 प्लस इसमें जोड़ देंगे m2 u2, इस प्रकार होगा। अब लिखेंगे टक्कर के बाद, टक्कर के बाद दोनों वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, कुल संवेग, है ना, दोनों वस्तु का कुल संवेग। इसको भी हम लोग आसानी से लिख देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, m2 v1 प्लस, है ना, सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2, ये होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया, टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हो गया, हम ये चीज़ जानते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ये चीज़ होता है बच्चों कि जब टक्कर दोनों के बीच में होता है तो यदि हम कहेंगे इसको पहला वस्तु मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा वस्तु मान लेते हैं बच्चों, तो कहेंगे कि पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरा वस्तु भी तो पहले वस्तु पर बल लगाएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, कि पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर आरोपित बल और दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण आपस में समान होता है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि माना पहला वस्तु, है कि नहीं, माना पहला वस्तु के द्वारा, है ना, पहला वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर आरोपित बल, दूसरे वस्तु पर आरोपित बल कितना होगा, है ना, दूसरे वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल कितना होगा, F21, है ना। इसी प्रकार हम लिखेंगे, देखिए इसी प्रकार आप लोग अपने कॉपी में फोटो को जरूर बना लें, है कि नहीं। इसी प्रकार, है ना, दूसरे वस्तु के द्वारा, है ना, दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर आरोपित बल, है ना, पहले वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल कितना होगा, F12 होगा। हम इसको इंडिकेट कर दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि टक्कर जो होता है वो t समय के लिए होता है, मान लिया। पुनः देखिए माना कि दोनों वस्तु में टक्कर, है कि नहीं, तो दोनों वस्तु में टक्कर, दोनों वस्तु में टक्कर t समय के लिए होता है, t समय के लिए होता है, दोनों वस्तु में टक्कर t समय के लिए होता है। तो पहले वस्तु में, है कि नहीं, तो आवेग कितना होगा और दूसरे वस्तु में आवेग कितना होगा, ये चीज़ आप जान सकते हैं। तो दूसरे वस्तु या पहले वस्तु में आवेग, तो लिखेंगे पहला वस्तु में आवेग, पहला वस्तु में आवेग, आप लोग जान पाएंगे। तो पहला वस्तु में आवेग, यहाँ पर देख पा रहे दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पे आरोपित बल F12 है, तो आवेग F12 इंटू t होगा। इसी प्रकार दूसरे वस्तु में आवेग, है ना, दूसरे वस्तु में आवेग, दूसरे वस्तु में आवेग क्या हो जाएगा, F21 इंटू टी। और आप लोग आवेग संवेग प्रमेय से जानते हैं कि किसी वस्तु में उत्पन्न आवेग वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ना, आवेग संवेग प्रमेय से, है कि नहीं, आवेग संवेग प्रमेय से, आवेग संवेग प्रमेय से, है ना, से। तो वस्तु में उत्पन्न आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब पहले वस्तु में संवेग परिवर्तन कितना हुआ, देख लीजिए, पहले वस्तु में संवेग परिवर्तन, पहले वस्तु में संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, पहले वस्तु में संवेग परिवर्तन कितना होगा। तो देख पा रहे पहला वस्तु में, यहाँ पर पहला वस्तु का द्रव्यमान m1 था, वेग u1 था। अब यहाँ पर पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है और वेग कितना है, v1 है। तो संवेग परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m1 v1, संवेग परिवर्तन इतना ही होगा। तो पहले वस्तु में संवेग परिवर्तन कितना हुआ, m1 u1 माइनस, है ना, m1
v1 इस प्रकार होगा संवेग परिवर्तन। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे वस्तु में संवेग परिवर्तन कितना होगा, लिखिए दूसरे वस्तु में संवेग परिवर्तन, है ना, दूसरे वस्तु में संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, दूसरे वस्तु में संवेग परिवर्तन इस प्रकार लिख सकते हैं m2u2 माइनस m2 और ये होगा v2, ये संवेग परिवर्तन हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं आवेग संवेग प्रमेय से, तो लिखेंगे प्रमेय से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार F12T इज इक्वल टू कितना होगा m1u1 माइनस m1v1, है ना, और इस प्रकार इसको लिखेंगे F21T इज इक्वल टू हो जाएगा m2u2 माइनस m2v2। तो ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बल है t समय में आरोपित बल। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्या होता है हम लोग जानते हैं, लिखिए न्यूटन के तृतीय गति नियम से, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, है कि नहीं, नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से हम लोग जानते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होता है। अब ये दोनों बातों को यहाँ पे हम लोग रख देंगे, दोनों तरफ t से भी गुना करेंगे, तो दोनों तरफ t से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ t से गुना करने पर, है ना, दोनों तरफ t से गुना करने पर, तो t से इसको गुना करेंगे तो F12T माइनस F21T। अब यहाँ पर जो ऊपर में वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे ऊपर से मानों को रखने पर, तो रख देंगे मान रखने पर, है कि नहीं, वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो F1T देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना हो गया m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू माइनस का साइन है, और यहाँ पे लिखेंगे m2u2 माइनस m2 और ये होगा v2। तो माइनस, अब देखिए सबको हम लोग एक तरफ करेंगे तो डेट सिंप्लाइज इस टर्म को इधर ले आएंगे बच्चों, है कि नहीं, ये माइनस हो जाएगा तो इस टर्म को ले आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा m1u1, ये हो जाएगा प्लस m2 और ये हो जाएगा u2। तो ये मिलकर के यहाँ पर प्लस हो गया, है कि नहीं, माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये माइनस से बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो m1v1 और प्लस कितना हो गया m2v2। तो ये मेरा क्या आप देख पा रहे हैं कि टक्कर से पहले ये समीकरण जो मेरा निकला यही एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत का भी समीकरण है। आप देख पा रहे हैं कि टक्कर से पहले वस्तु का कुल संवेग और टक्कर के बाद वस्तु का कुल संवेग आपस में बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, संवेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, है कि नहीं, संवेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि टक्कर से पहले वस्तु का कुल संवेग और टक्कर के बाद वस्तु का कुल संवेग नियत होता है, रिजर्व रहता है, कांस्टेंट होता है, संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल लग ही नहीं रहा है, दोनों पिंड आपस में गतिशील हैं और गति करते करते आपस में टकरा गए, उस पर कोई बाहरी बल लगाया नहीं गया है, जिसके वजह से उसका संवेग संरक्षित रह गया, परिवर्तन हुआ ही नहीं। पहला जो संवेग था वही बाद का भी संवेग है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप लोग ऐसे भी साबित कर सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब हो गया कि टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के पहले का संवेग, है ना, टक्कर से पहले का संवेग बराबर क्या है, टक्कर के बाद का संवेग, है ना, टक्कर के बाद का संवेग, ये दोनों आपस में बराबर हैं, है कि नहीं। टक्कर के दौरान किसी प्रकार का कोई संवेग परिवर्तन हुआ ही नहीं है बच्चों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने कि उस दोनों पिंड पर कोई बल आरोपित नहीं किया, जिसके वजह से उसका संवेग परिवर्तन हुआ ही नहीं। देख पा रहे टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर है। तो ये अजीब तरह की बातें हैं बच्चों, ये नेचर का जो है ना बहुत अच्छा सिद्धांत है कि नहीं। जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु अपने मन से संवेग में परिवर्तन नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है। चलिए अब हम लोग इसी का अनुप्रयोग करेंगे और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जैसे है ना रिकॉल ऑफ गन, है कि नहीं, मतलब बंदूक का पीछे की ओर झटका देना, जिसको हम लोग कहते हैं कि बंदूक से जैसे ही गोली बाहर निकलती है तो गोली आगे की ओर गति करती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। आखिर पीछे की ओर झटका क्यों देता है कि नहीं, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि रॉकेट का जब प्रक्षेपण किया जाता है ऊपर की ओर तो उससे जो डेंस गैस जो होती है वो नीचे की ओर प्रेशर लगाती है, बल लगाती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोग आज विचार करेंगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए मेरे साथ बने रहेंगे और हम लोग एक एक चीज़ पर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिकॉल ऑफ गन, है कि नहीं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे क्या बच्चों, देखिए बंदूक का, तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कि बंदूक से जब गोली बाहर निकलती है तो उसमें संवेग संरक्षण का नियम का पालन कैसे होता है कि नहीं, जिसको हम लोग रिकॉल ऑफ गन कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना है या झटका देना, है कि नहीं। बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। एक रफ बंदूक बना लेते हैं बच्चों, इस प्रकार देखिए बंदूक है, ये बंदूक है मान लेते हैं, और इससे गोली जो होती है बाहर की ओर निकलती है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि बंदूक और गोली दोनों ही विरामावस्था में होती है, इसीलिए प्रारंभिक संवेग, कुल संवेग उसका क्या होता है, शून्य होता है। जैसे ही गोली इसमें बाहर निकलती है कि बंदूक पीछे की ओर, गोली आगे की ओर, तो बंदूक पीछे की ओर एक धक्का देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम का पालन करना पड़ेगा। मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों संवेग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे कि m द्रव्यमान का एक बंदूक है और इससे जो गोली बाहर निकल रही है इसका द्रव्यमान m है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए माना m द्रव्यमान का, है ना, m द्रव्यमान का एक बंदूक के अंदर, है ना, बंदूक के अंदर m द्रव्यमान की गोली, m द्रव्यमान की गोली लगी हुई है ना, गोली लगी हुई है। चूंकि प्रारंभिक अवस्था में, है ना, चूंकि प्रारंभिक अवस्था में बंदूक और गोली, है कि नहीं, बंदूक और गोली दोनों ही विरामावस्था में है, दोनों ही विरामावस्था में है, इसलिए पूरे निकाय का, सिस्टम का, है ना, पूरे निकाय का कुल संवेग या कुल प्रारंभिक संवेग शून्य होगा। कुल प्रारंभिक संवेग कैसा संवेग होगा, तो बंदूक का संवेग, बंदूक का संवेग प्लस गोली का संवेग, गोली का संवेग इज, है ना, गोली का संवेग इज इक्वल टू 0 होगा। ये बात हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 भी कहेंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग इसको जरूर फोटो को बना लें। देखिए माना गोली, है कि नहीं, छोटा भी, करली भी लिखें, है ना, छोटा भी से, है कि नहीं, छोटा भी से आगे की ओर गति करती है, छोटा भी से आगे की ओर गति करती है ना, गति करती है, गति करती है। इस स्थिति में बंदूक पीछे की ओर, बंदूक पीछे की ओर भी वेग से, है कि नहीं, भी वेग से झटका देता है, भी वेग से झटका देता है। तो गोली का संवेग कितना होगा, है कि नहीं, तो लिखेंगे गोली का संवेग, गोली का संवेग कितना हो गया, देख पा रहे होंगे, गोली का संवेग हो गया m और v। बंदूक का संवेग कितना हो जाएगा, है कि नहीं, बंदूक का संवेग, तो बंदूक का संवेग हो जाएगा m और बड़ा v। तो लिखेंगे, है कि नहीं, कुल संवेग, है कि नहीं, कुल संवेग गोली निकलने के बाद, है कि नहीं, लिखेंगे गोली निकलने के बाद, गोली निकलने के बाद निकाय का कुल संवेग, निकाय का कुल संवेग। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एम भी प्लस हो जाएगा एम भी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। और हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अच्छी तरह से जानते हैं कि संवेग संरक्षित रहता है कि नहीं। इसका मतलब है कि प्रारंभिक, है ना, निकाय का
गोली निकलने से पहले निकाय का कुल संवेग और गोली निकलने के बाद निकाय का कुल संवेग बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से गोली निकलने से पहले, गोली निकलने से पहले संवेग इक्वल टू गोली निकलने के बाद संवेग, है ना, गोली निकलने के बाद संवेग। तो दोनों को हम लोग इक्वल करके लिखेंगे। तो संवेग पहला 0 था और बाद में संवेग कितना हो गया, एम भी प्लस ये हो जाएगा एम भी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, एम भी को बराबर को उधर ले जाएंगे तो डेट सिंप्लाइज कितना हो गया, देख पा रहे हैं एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम और ये हो जाएगा मेरा बी। ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित करता है कि दोनों संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ लिखेंगे, देखिए ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है ना, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि दोनों संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों संवेग की दिशा, दोनों संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना, दोनों संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो इससे हम लोग किसी चीज़ का भी मान निकाल सकते हैं, रिकॉल ऑफ गन का भी मान निकाल सकते हैं कि किस वेग से वो बंदूक झटका दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डेट सिंप्लाइज भी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। भी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम भी बाय यहाँ पर हो जाएगा एम। तो ये समीकरण से हम लोग कि बंदूक पीछे की ओर कितने वेग से झटका देता है, ये चीज़ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग फिर दूसरे चीज़ को हम लोग देखेंगे बच्चों, है कि नहीं। रॉकेट के जब प्रक्षेपण में संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस प्रकार पालन किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए रॉकेट के प्रक्षेपण में संवेग संरक्षण, रॉकेट के प्रक्षेपण में संवेग संरक्षण किस प्रकार लागू होता है। तो इसको पहले आप समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं इसका सिद्धांत को, है ना, बढ़ाऊंगा आगे और बताऊंगा। मान लेते हैं कि बच्चों मेरे पास यहाँ एक रॉकेट है, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये एक रॉकेट है, ये एक क्या हो गया, रॉकेट है, ये है कि नहीं। तो ये रॉकेट का यहाँ पर फ्यूल होता है बच्चों, यहाँ ईंधन होता है, यहाँ पर ईंधन होता है। और ये रॉकेट का ईंधन जब नीचे की ओर जब निकलता है बाहर, है कि नहीं, तो इस ईंधन के पास अपना तो द्रव्यमान होगा, कुछ भी अपने पास द्रव्यमान होगा और वो भी वेग से बाहर निकलता है। जब वो द्रव्यमान जब भी वेग से बाहर की ओर निकलेगा तो यहाँ पर ईंधन के द्वारा कुछ संवेग विपरीत दिशा में कार्य करेगा, है कि नहीं, इस दिशा में। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग को संरक्षित रखने के लिए उसके विपरीत दिशा में भी एक संवेग का उत्पन्न होना जरूरी है। जिस प्रकार आप लोग गोली को देखे होंगे बच्चों यहाँ पर कि गोली एम भी संवेग से आगे की ओर बढ़ा, तो संवेग को संरक्षित रखने के लिए, मतलब इस संवेग को कैंसिल करने के लिए उतने ही परिमाण का एक संवेग विपरीत दिशा में भी उसने उत्पन्न किया अपने, जिससे झटका लगा। तो दोनों ही संवेग आपस में इक्वल हो गया और संवेग का मान 0 हो गया, है कि नहीं। तो वहाँ संवेग संरक्षित हुआ, यहाँ पर भी होगा। जब फ्यूल रॉकेट के, है ना, नीचे वाले हिस्सों के छेद से बाहर की ओर निकलता है तो वो एक संवेग उत्पन्न करता है और उस संवेग को स्थिर रखने के लिए, है ना, वही क्या करेगा, ऊपर की ओर एक अलग संवेग उत्पन्न करेगा और वही संवेग से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है कि नहीं। ये संवेग नीचे की ओर, तो इस संवेग को संरक्षित रखने के लिए ऊपर की ओर भी एक संवेग का उत्पन्न होना आवश्यक है और इस संवेग के अधीन रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो यही है बच्चों कि जैसे जैसे यहाँ पर ईंधन का द्रव्यमान घटता जाता है, जैसे जैसे ईंधन जलती है कि नहीं, ईंधन जलता है, वैसे वैसे रॉकेट का, है ना, क्या वेग और त्वरण बढ़ता जाता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि है ना, संवेग के बारे में कि द्रव्यमान में यदि परिवर्तन होता है, द्रव्यमान यदि घटता है तो त्वरण में वृद्धि होती है
है कि नहीं। कम द्रव्यमान वाले पिंड को, है कि नहीं, त्वरण उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा बल दिया जाता है ना। और कम द्रव्यमान वाले पिंड में कम ही बल यदि आरोपित करिएगा तो उसमें ज़्यादा त्वरण उत्पन्न हो सकता है। वही सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग। जैसे जैसे ईंधन का द्रव्यमान घटता जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा संवेग उत्पन्न ऊपर में होता है और उसका वेग निरंतर बढ़ता जाता है रॉकेट का। तो इसी सिद्धांत का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसके सिद्धांत को आप लोग तो समझ गए होंगे बच्चों, है कि नहीं, कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो कैसे काम करता है, आज हम लोग उसका वेग सब कुछ ज्ञात करेंगे कि उस पर कितना बल लगता है, हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि एक रॉकेट हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर एक रॉकेट का फोटो को बनाते हैं इस प्रकार, जैसे मैंने पहले बनाया था। ये एक रॉकेट है कि नहीं। इस रॉकेट का द्रव्यमान m है, हम लोग मान लेते हैं कि इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m है कि नहीं। और ये ऊपर की ओर जो है v वेग से गति कर रहा है, ये गति कर रहा है v वेग से, है ना। t समय में जो होता है इसका ईंधन में, है ना, परिवर्तन आ रहा है। t समय में इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर t समय के अंतराल में इसके ईंधन में जो परिवर्तन आता है जिसके वजह से इसमें वेग भी उत्पन्न होता है ना। हम लोग उसी चीज़ को हम लोग आज यहाँ पर कल देखेंगे, है ना। कहने का मतलब हो गया कि किसी क्षण, मतलब रॉकेट यदि आप गति कर रहा है, अंतरिक्ष में यदि रॉकेट गति कर रहा है तो किसी भी क्षण, मतलब प्रारंभिक अवस्था में उसका द्रव्यमान कुछ और होगा। तो यदि माने कि समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका द्रव्यमान धीरे धीरे घटता जाता है। रॉकेट का द्रव्यमान आपको पहले भी कहा कि देखिए टी समय में रॉकेट प्रारंभिक अवस्था में अभी जमीन पर खड़ा है। तो हम देखिए इसको बताते हैं, देखिए चलिए इसको इस प्रकार समझेंगे। जब तक मैं इसको लिखूंगा नहीं इसको समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं इसको लिख करके आपको व्याख्या करना चाहता हूं। देखिए माना एक रॉकेट, देखिए माना एक रॉकेट बाह्य अंतरिक्ष में, है ना, बाह्य अंतरिक्ष में गतिशील है। मान लिया कि एक रॉकेट बाह्य अंतरिक्ष में गतिशील है, अंतरिक्ष में गतिशील है। यदि यह अंतरिक्ष में गतिशील होगा तो इस पर ना तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा और ना ही इस पर किसी प्रकार का कोई घर्षण बल वायु के द्वारा कोई काम करेगा। अंतरिक्ष में गतिशील है, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए इस पर, है ना, इसलिए इस पर ना तो गुरुत्वाकर्षण बल, ना तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल और ना ही, है कि नहीं, और ना ही हवा का या वायु का घर्षण बल प्रभावी होता है कि नहीं। इसलिए इस पर ना तो गुरुत्वाकर्षण बल और ना ही वायु का घर्षण बल प्रभावी होता है, प्रभावी होता है बच्चों, है कि नहीं। अब रॉकेट मान लेते हैं, चलिए अंतरिक्ष में इसको मैंने भेज दिया, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मैंने इस पर विचार नहीं किया। अब हम प्रारंभिक अवस्था पर विचार करते हैं कि रॉकेट जब मेरे धरती पर खड़ी थी उस समय इसका द्रव्यमान कितना था, और प्रारंभिक अवस्था में जब ये उड़ने की अवस्था में था तो उसका वेग कितना था। इस सब चीज़ पर मैं इस विचार करूँगा। तो क्या लिखता हूँ, देखता हूँ, मान लिया कि प्रारंभिक अवस्था में, है कि नहीं, प्रारंभिक अवस्था में, है कि नहीं, प्रारंभिक अवस्था में रॉकेट का द्रव्यमान, है कि नहीं, प्रारंभिक अवस्था में रॉकेट का द्रव्यमान मैंने m0 मान लिया। मतलब अभी ना तो इसमें किसी प्रकार की ईंधन जल रही है और ना ही ये अभी, है कि नहीं, कुछ किसी प्रकार से भी इसमें द्रव्यमान की कोई हानि अभी नहीं हो रही है। उस समय मैंने कहा कि इसका अभी द्रव्यमान m0 है और ये अभी प्रारंभिक वेग v0 से गति कर रहा है।
है कि नहीं। एक तरह से आप मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग अभी शून्य भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, इसके प्रारंभिक वेग आप शून्य भी कर सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि ये प्रारंभिक वेग अभी इसका v0 है, हम बाद में शून्य भी कर देंगे। देखिए इसका प्रारंभिक वेग, है कि नहीं, इसका प्रारंभिक वेग इज इक्वल टू क्या है, v0 है। समझ में आ गया। पृथ्वी अभी रॉकेट अभी कहाँ है, धरती पर रखी गई है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, m0 है ना, द्रव्यमान m0 है और प्रारंभिक वेग इसका v0 है, मतलब गति कर रहा है। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक अवस्था में किसी, लेकिन ईंधन इसमें अभी नहीं जल रही है, गतिशील है, हो सकती है, लेकिन ईंधन इसमें अभी नहीं जल रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब समझ लीजिए कि ये रॉकेट अब प्रक्षेपित हो गया, अब ये अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार, गति इसमें दे दिया गया है। तो जब दे दिया गया है तो गति के दौरान किसी समय में, समय के किसी क्षण पर, क्योंकि इसका द्रव्यमान जब तक ये अपने रॉकेट अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच जाता है तब तक इसका ईंधन जलता रहता है। तो प्रारंभिक अवस्था से जब लक्ष्य तक पहुंचता है तब तक इसके समय में, जो समय होता है उसके बीच में निरंतर इसके द्रव्यमान में कमी आती जाती है, क्योंकि ईंधन इसका जलता रहता है। तो उस समय के बीच में एक समय मैंने चुन लिया टी, है कि नहीं, एक समय टी मैंने चुन लिया कि टी समय में मैंने द्रव्यमान इसका मापा है तो m प्राप्त हुआ है, और इस द्रव्यमान के अधीन रॉकेट का वेग v है। कहने का मतलब हो गया कि टी समय में रॉकेट का द्रव्यमान m है और वेग v है। बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। देखिए हमने क्या लिखा कि रॉकेट के गति के दौरान, देखिए रॉकेट के गति के दौरान, है कि नहीं, रॉकेट के गति के दौरान किसी क्षण टी में, है ना, द्रव्यमान, किसी क्षण टी में इसका द्रव्यमान मैंने मापा तो m निकला, और फिर मैंने इसका मापा वेग तो वेग कर्ली v निकला। तो ये चीज़ बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे, चलिए अब हम लोग करते हैं क्या कि एक समय ले लेते हैं dt समय। मान लिया, देखिए मान लिया कि जो किस प्रकार उसका ईंधन में क्षय किस प्रकार हो रहा है और उसका रॉकेट का द्रव्यमान में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। हम लोग क्या करें कि एक अल्प समय लेते हैं कि dt समय में ईंधन का dm द्रव्यमान जलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ईंधन को किस प्रकार जलाया जा रहा है, उसका समय कि dt समय में, है ना, ईंधन का द्रव्यमान dm जलता है। तो हम लोग क्या मानते हैं, मान लिया कि dt समय में ईंधन का dm द्रव्यमान जलता है कि नहीं, जलता है। अब बताइए कि जब मैंने आप लोगों को कहा कि द्रव्यमान जब घटता है तो उसका वेग बढ़ता है, बच्चों ये बात तो आप जान गए होंगे, है कि नहीं। तो द्रव्यमान इसका dt समय में dm द्रव्यमान घटा तो रॉकेट का वेग dv से बढ़ गया, है कि नहीं, रॉकेट का वेग में भी वृद्धि हुई। तो हम लोग क्या लिखते हैं, dt समय में, उतने ही समय में dt समय में ईंधन का, रॉकेट का, हम गलती लिख पा रहे हैं कि रॉकेट का द्रव्यमान dv से बढ़ता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों, है कि नहीं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्रकाश डालता हूँ। देखिए रॉकेट जब धरती पर खड़ा था उस समय इसका द्रव्यमान m0 है, और किसी भी अवस्था में आप प्रारंभिक वेग आपका इसका 0 भी क्यों नहीं मान लीजिए, हम लोग इसको मान लेते हैं v0 है, प्रारंभिक वेग इसका v0 है, कोई भी वेग। अब रॉकेट गति करने के लिए तैयार है, इसको प्रक्षेपित किया गया, तो समय के किसी क्षण में, है कि नहीं, अब मतलब पृथ्वी जब खड़ा है, वो पृथ्वी पर खड़ा है और लक्ष्य तक जब तक पहुंचता नहीं है तब तक तो समय आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उस समय में किसी एक समय को निर्धारित कर लिए कि उस समय में रॉकेट का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, ठीक है। अब हम लोग ईंधन के बारे में बात करते हैं। तो ईंधन में हम लोग क्या कहें कि ईंधन किस प्रकार जलता है, कि ईंधन का कि डीएम द्रव्यमान मान लेते हैं कि dt समय में जलता है, तो डीएम द्रव्यमान मतलब रॉकेट से डीएम द्रव्यमान dt समय में घट जाता है। तो द्रव्यमान घटेगा तो उसका वेग बढ़ेगा। तो हमने क्या माना कि dt समय में रॉकेट का द्रव्यमान dv से बढ़ जाता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए कि ईंधन जब जलता है
तो जो उससे गैस उत्पन्न होती है जो कि नीचे की ओर काम करता है, उसका संवेग कितना होगा, ये बात हम लोग देखेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए एक बात यहाँ पर हम लोग और मान लेते हैं बच्चों, मानना पड़ेगा कि मान लिया कि जो ईंधन जलता है, देखिए ईंधन के जलने से, है ना, ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस रॉकेट के छिद्र से होकर, लेकिन रॉकेट के छिद्र से होकर यू वेग से बाहर निकलता है। कितना वेग से? यू वेग से बाहर निकलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बात और मान ली है बच्चों कि ईंधन यू वेग से बाहर निकल रहा है, जल करके यू वेग से बाहर निकलता है। तो अब हम लोग कहेंगे कि देखिए कि गैस जो बाहर निकल रहा है उसका संवेग परिवर्तन कितना हो रहा है। बात समझ में आ रहा होगा कि संवेग परिवर्तन, ईंधन का संवेग परिवर्तन कितना होगा। लेकिन देखिए ईंधन का संवेग परिवर्तन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि dt समय में संवेग परिवर्तन कितना होगा, है कि नहीं। ईंधन का dt समय में संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, संवेग परिवर्तन। तो ईंधन का dm द्रव्यमान जल रहा है और उसका वेग कितना वेग से निकल रहा है, u वेग से, तो संवेग परिवर्तन इसी प्रकार का dmu हो गया। अब इतने समय में रॉकेट का संवेग में कितने परिवर्तन हुआ, इसका मतलब है कि आप जान पा रहे होंगे कि रॉकेट का t समय में जो द्रव्यमान था वो कितना था, m है कि नहीं, ये t समय में, और इस समय में dt समय में dm द्रव्यमान बाहर निकल गया। तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना हुआ, रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m, और अभी dt समय में इसे dm द्रव्यमान बाहर निकल गया, dm द्रव्यमान इससे बाहर निकल गया, है ना, और इसका वेग परिवर्तित हो गया। हम लोग पहले कहें कि dm द्रव्यमान के बाहर निकलने से रॉकेट का द्रव्यमान dv से बढ़ जाता है। तो रॉकेट का प्रारंभ मतलब dt समय में रॉकेट का द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है, m माइनस dm होगा, क्योंकि dm द्रव्यमान बाहर निकला बच्चों। तो लिखेंगे dt समय में, है कि नहीं, dt समय में रॉकेट का संवेग परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले द्रव्यमान उससे घट रहा है कितना, m माइनस डी एम। किसी क्षण द्रव्यमान m था और dt समय में dm द्रव्यमान बाहर निकल गया, तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना बचा, m माइनस dm बचेगा, और वेग में इसमें वृद्धि हो जा रही है dv। तो आप लोग देख पाए होंगे कि इसका संवेग, तो दोनों संवेग आपस में बराबर होगा। ईंधन का जो संवेग जो परिवर्तन हुआ dt समय में, उतने ही संवेग आप देख पा रहे होंगे कि ईंधन का जो संवेग नीचे की ओर परिवर्तन हो रहा है dm, तो इस संवेग को संरक्षित रखना जरूरी है। तो इसके लिए वो क्या करता है, ऊपर की ओर भी एक संवेग उत्पन्न करता है, जो संवेग कितना है, m माइनस dm, और ये है dv। तो ये दोनों संवेग आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा। देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, सिद्धांत के अनुसार दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कैसे बराबर होंगे, dmu बराबर m माइनस ये होगा dm और ये हो गया dv। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग तोड़ेंगे बच्चों, देखेंगे भी कैसे टूटेगा ये। चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं और तोड़ने का इसको प्रयास करते हैं किस प्रकार टूटेगा। तो ये हो गया मेरा dmu, है ना, और यहां से हमको मिल गया mdv, है ना, यहां से हमको मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे mdv। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि m की तुलना में यहाँ पर देखिए m, रॉकेट का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, बहुत भारी होता है, रॉकेट का वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए m द्रव्यमान की तुलना में है ना dm बहुत कम है, क्योंकि समय मैंने बहुत छोटा ले लिया, dt समय, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ टाइम, बहुत छोटा समय होगा। तो उतने छोटे समय में जो ईंधन का द्रव्यमान जलेगा उसकी तुलना यदि रॉकेट के द्रव्यमान से किया जाए तो आप लोग खुद समझ सकते होंगे कि वो द्रव्यमान एकदम नगण्य होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर भी माना है कि m द्रव्यमान की तुलना में dm बहुत छोटा है,
बहुत छोटा, इसीलिए m माइनस डी एम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैंने m मान लिया। तो ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गया। तो इससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे मुझे हमको d भी प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं, कि रॉकेट के वेग में क्षणिक वृद्धि जो होती है dt समय में वो कितना होगा, वो कितना हो गया आप देख पा रहे, इसको मैं से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा dm बाय m और इधर हो जाएगा u। तो ये समीकरण मेरा प्राप्त होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं कि u जो dv है, इसको यदि हम लोग कहेंगे कि संपूर्ण यात्रा में, संपूर्ण यात्रा में, ये तो छोटी सी हम लोग टाइम में लिए है ना, ये dt टाइम में लिए, dv जो वेग परिवर्तन हो रहा है कितने समय में, वो dt समय में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेग को हम लोग इलुब्रेट करेंगे, है कि नहीं, इलुब्रेट करेंगे, मतलब क्या हुआ, इलुब्रेट करने का मतलब कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत से लेकर के, शुरुआत में इसका वेग मैंने क्या कहा था कि v0 इसका वेग है, प्रारंभिक वेग इसका v0 है, और ये अंतिम वेग जो है v प्राप्त कर लेता है। आप लोग को मैंने पहले बताया कि रॉकेट का जो t समय में जो वेग होता है, t समय के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि t समय में इसका वेग v है, प्रारंभिक वेग इसका कितना था, v0 था, और t समय में इसका वेग v0 हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि इस रॉकेट का प्रारंभिक वेग से भी वेग जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसके द्रव्यमान में हानि हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, इंटीग्रेट करके। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रॉकेट का प्रारंभिक, है ना, अवस्था से, है कि नहीं, प्रारंभिक अवस्था से, रॉकेट का प्रारंभिक अवस्था से, है ना, t समय तक के लिए, t समय के लिए वेग कितना होगा, t समय के लिए वेग, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। प्रारंभिक वेग कितना था बच्चों, यहाँ v0 होगा, है कि नहीं, प्रारंभिक वेग v0 हो जाएगा, और अंतिम वेग मेरा यहाँ पर कर्ली v है, इस यहाँ पर होगा dv, और द्रव्यमान भी आप लोग जान रहे हैं कि इसका प्रारंभिक द्रव्यमान क्या था। अब यहाँ पे द्रव्यमान का भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। प्रारंभिक द्रव्यमान m0 था, जब इस रॉकेट का वेग v0 था तो उस समय इसका द्रव्यमान m0 होगा, और जब कण का वेग t समय में भी हो जाता था तो उस समय रॉकेट का द्रव्यमान m था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dm बाय m, रॉकेट का जो गैस बाहर निकल रहा है वो तो कांस्टेंट होगा, ये u यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ये बात हम लोगों को मालूम है। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। तो dv का इंटीग्रेट तो हम लोग जानते हैं कि v ही होता है, और लिमिट यहाँ पे लग जाएगा v0 से v, ये हो गया u, और dm बाय m। एक बात यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन dx बाय x का वैल्यू होता है log x, लॉग्स में इसका फॉर्मूला होता है, ये बात याद रखिएगा। dx यदि x का, है कि नहीं, 1/x का डिफ्रेंसिएशन यदि हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन देन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन log x प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, dm बाय m है तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, log m होगा, यहाँ पर m0 प्राप्त हो गया, लिमिट लगा दिए m0, यहाँ पर m मिल गया हमको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब लिमिट देखिए इसका बारी बारी इसको संतुष्ट करेगा बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज v को एक बार v संतुष्ट करेगा और v0 को, है कि नहीं, v को एक बार v0 संतुष्ट करेगा। इस प्रकार लिखने का तरीका होता है। और यहाँ पर u हो गया, इसका मॉडुलस फॉर्म है ये चीज़। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कि log m है और माइनस हो जाएगा log m0। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा बच्चों कि log m, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a बाई b, नेचुरल लॉग के लिए, है ना, e के लिए। तो इसी प्रकार इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस v0 इज इक्वल टू u, और ये हो जाएगा log m बाय, ये होगा m0, है ना, m बाय m0 हो जाएगा। तो अब हम लोग u0 को उधर कर देंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, v0 प्लस u, और ये हो जाएगा log m बाय ये m0। तो ये जो वेग t समय में जो हम लोग वेग प्राप्त कर रहे हैं उसका वैल्यू इस प्रकार निकलेगा। t समय में प्राप्त, टी समय में, रॉकेट का टी समय में प्राप्त वेग का समीकरण यही है। हम लोग इस प्रकार उसका वेग निकाल सकते हैं। वेग क्या क्या है, v इज इक्वल टू v0 प्लस u log m बाई m0, ये हो जाएगा रॉकेट का वेग का समीकरण। कितने समय के लिए, तो टी समय के लिए। तो किसी भी निश्चित समय के लिए टी समय में यदि हमें रॉकेट का वेग ज्ञात करना है तो यही समीकरण का प्राप्त कर लेंगे।
है कि नहीं। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, रॉकेट का फ्यूल जो होता है किस वेग से बाहर निकल रहा है, रॉकेट का टी समय में द्रव्यमान, जिस समय हम लोगों को उसका वेग ज्ञात करना है उस समय में उसका द्रव्यमान कितना होगा, और रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या, दोनों को भाग देकर के उसका लॉग निकाल लेंगे और यू से उसको गुना कर देंगे और रॉकेट का जो प्रारंभिक वेग होगा उसके साथ उसको जोड़ देंगे, तो किसी भी समय में रॉकेट का वेग मेरा ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस समीकरण को एक बार और विवेचना में इसके बारे में करना चाहता हूँ। इस प्रकार देखिए कि जो समीकरण अभी मेरा ज्ञात हुआ बच्चों वो कुछ इस प्रकार है, क्या है, देख पा रहे होंगे कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यहाँ पर हो गया u log m बाय एम नॉट। तो ये समीकरण हमको अभी तुरंत प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण में हम लोग को क्या बता रही है, भी देखिए क्या है कि जब रॉकेट का द्रव्यमान m था उस समय उसका वेग भी था। कहने का मतलब है कि ये समीकरण समय से स्वतंत्र है। यहाँ पे देखिए यह समीकरण समय से स्वतंत्र है, यह समीकरण समय से स्वतंत्र कि किस समय जो है आप रॉकेट का वेग निर्धारित कर रहे हैं, है कि नहीं। आपको सिर्फ उस समय, जिस समय आपको वेग रॉकेट का ज्ञात करना है उस समय आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि उस रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, कितना उससे फ्यूल नष्ट हुआ है, कितना फ्यूल उसका जल गया है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान मालूम है कि नहीं, रॉकेट कितना फ्यूल उससे नष्ट हुआ है ना, तो जितना फ्यूल उससे नष्ट होगा, कितना द्रव्यमान उससे हानि हुई, उसके प्रारंभिक द्रव्यमान में हम घटा देंगे तो एम मुझे ज्ञात हो जाएगा और उसी संदर्भ में मैं भी ज्ञात कर लूँगा, है कि नहीं। ये बहुत आसान समीकरण है बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते समय इसका प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। दूसरी बात क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि रॉकेट प्रारंभिक अवस्था में विरामावस्था में रहता है, नहीं, रॉकेट प्रारंभिक समय में विराम की अवस्था में रहता है। रॉकेट प्रारंभिक समय में, है कि नहीं, रॉकेट प्रारंभिक समय में विराम में रहता है, विराम में रहता है, प्रारंभिक अवस्था में वो विराम में रहता है। इसीलिए v नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो रॉकेट का अंतिम वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u log m बाय एम नॉट। ये मेरा समीकरण ज्ञात हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि रॉकेट पर कितना बल लगता है बच्चों, इस चीज़ पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि रॉकेट पर कितना बल लगता है, ऊपर की और कितना उस पर बल लगता है, इस बात का हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए रॉकेट पर लगने वाला बल, रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, है कि नहीं, रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल। तो अभी हम लोगों ने एक समीकरण प्राप्त किया था बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में भी लिखे होंगे, आप लोग उस समीकरण को देखें। ये समीकरण लिखा था ऊपर के समीकरण से, देखिए dv इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, dm बाय m और यहाँ पे लिखा था u। ये समीकरण आप लोग देखे होंगे। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है कि दोनों तरफ हम लोग dt से भाग दे देंगे, है कि नहीं। देखिए दोनों तरफ dt से भाग देने पर, दोनों तरफ dt से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ dt से भाग देंगे तो क्या होगा, dv बाई dt इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, देख पा रहे हैं, dm बाय m और ये हो गया u बाय, और ये हो गया मेरा dt। ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए, है कि नहीं, ये dv बाय dt क्या हो गया, है कि नहीं, dt समय में, तो इसका मतलब है कि dt समय में कण का त्वरण मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गया, आप देख पा रहे हैं कि ये त्वरण है ना, रॉकेट का ये तात्क्षणिक त्वरण है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर dv बाई dt मैं यहाँ लिख देता हूँ कि dv बाई dt रॉकेट का तात्क्षणिक इंस्टेंटेनस एक्सीलरेशन है कि नहीं, रॉकेट का तात्क्षणिक त्वरण है कि नहीं, त्वरण है। इसको हम लोग a से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया a इज इक्वल टू dm बाई m, ये कितना हो गया, u बाई dt। अब m को हम लोग उधर कर देंगे तो ये कितना हो गया, ma, है ना, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देख पा रहे होंगे, u dm और बाई ये कितना हो गया, dt, है कि नहीं। तो यही ma, f इज इक्वल टू ma होता है, तो ये बल हो गया u dm बाई dt। तो रॉकेट पर dt समय में कितना बल लगता है, ये चीज़ हम लोग निकाल लेंगे कि dt समय में रॉकेट का कितना भाग,
है कि नहीं, कितना भाग, है ना, कितना भाग कितने समय में मतलब संचारित हो रही है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो चीज़ यदि मुझे उसका अनुपात यदि मालूम होगा और रॉकेट के ईंधन के निकलने का वेग यदि मुझे मालूम होगा तो ये मुझे पता चल जाएगा। हम dm/dt हम लोग जान रहे हैं, आसानी से निकालेंगे। हम किसी मान लेते हैं कि रॉकेट का 5 किलोग्राम, है कि नहीं, 1 घंटा में खर्च होता है, 1 घंटा में खर्च होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, dm/dt का वैल्यू कितना हो गया, 5/1। इसका मतलब कितना हो गया, 5 किलोग्राम प्रति घंटा रॉकेट का फ्यूल नष्ट हो रहा है, मतलब प्रति ग्राम प्रति घंटा 5 किलोग्राम फ्यूल नष्ट हो रहा है। तो dm/dt हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और ईंधन जो जिस बेग से बाहर निकल रहा है वो चीज़ तो मुझे मालूम होगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो उस पर बल मुझे पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। dm/dt जो होता है बच्चों, है कि नहीं, ये क्या होता है कि नहीं, इसको हम लोग ईंधन का क्षय का दर भी कहा जाता है। dm/dt को ईंधन का क्षय दर कहा जाता है। dm/dt को क्या कहते हैं, है कि नहीं, इसको ईंधन का क्षय दर कहा जाता है, ईंधन का क्षय दर, है कि नहीं, क्षय दर उसको कहा जाता है। इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो इतनी सारी बातें आज मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, और ये लेसन का भी ये लास्ट टॉपिक्स था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में जब भी हम लोग कोई वीडियो बनाएंगे बच्चों तो वह न्यूमेरिकल्स पर रिलेटेड होगा, है कि नहीं, हम लोग न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे। तो आज मैं गति और उसके नियम को समाप्त कर दिया बच्चों, है कि नहीं। अब हम लोग दूसरे दिन इन जितने सिद्धांतों को मैंने आप लोगों को बताया है, पढ़ा है कि नहीं, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग शुरू से जरूर एक बार संपूर्ण वीडियो को देखें बच्चों और उसको जानकारी प्राप्त करें। मैं कुछ दिन से ब्रेक लग गया था बच्चों वीडियो बनाने का। इसका मेन कारण था कि कुछ समय पहले जो था, है ना, कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, एवोल्यूशन चल रहा है, उसी एवोल्यूशन के लिए मैं गया हुआ था, है ना। आप लोगों का कॉपी मैट्रिक क्लास का, इंटरमीडिएट क्लास का मैं जांच कर रहा था बच्चों, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ, है ना, ये समय दे पाऊँ, नया नया वीडियो लेकर के आऊँ, है ना। तो अब ये काम खत्म हो गया है बच्चों, वो काम समाप्त हो गया है। तो अब आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डेली, है ना, रोज की तरह अब नई नई वीडियो आप लोगों के सामने जरूर अपलोड करूंगा। आप लोग उसे देखेंगे और आनंद उठाएंगे और नॉलेज में वृद्धि करेंगे बच्चों। तो आज टाइम बहुत अधिक हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को भी विराम देना चाहता हूं। तो आप लोग हमेशा की तरह हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा देखते रहें बच्चों, जिस प्रकार आप लोग देखते आए हैं। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे इस वीडियो पे नए थे और ये वीडियो को देख रहे थे, है ना, तो उससे सबसे पहला बात मुझे यही कहना है बच्चों कि आप लोग सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और उस सब्सक्राइबर बटन के बगल में जो बेल आइकन बटन होता है बच्चों, उसको आप लोग जरूर से जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा, है ना, इस फिजिक्स से संबंधित, तो आप लोग तक पहले पहुंचेगा। तो ठीक है बच्चों, तो और भी नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ मैं इस गति और उसके नियम का न्यूमेरिकल्स लेकर के प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए बच्चों मुझे, है ना, विदा दें, है ना। फिर मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह पढ़ते रहें, और मेरे तरफ से आप लोगों को बच्चों ढेर सारा प्यार। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।